rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real fantasy. The national flag, saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowd, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. नमस्कार। आज ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जब आज़ादी मिल गई थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां बन गई थी उस टाइम पे कि इंडिया का पार्टीशंस करना पड़ा और बड़े से बड़े दिग्गज जो थे वो इन चीज़ों को रोक क्यों नहीं पाए। आज इतने साल हो गए हमारे पार्टीशंस को, लेकिन आज भी आपको लोग बहस करते हुए दिख जाएंगे कि ये जो पार्टीशंस हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ। क्या सच में ऐसी कोई चीज़ें हो सकती थी जो इस पार्टीशंस को रोक देती? एक्चुअल में इसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए, जब भी हमारे देश के पार्टीशंस की बात होती है तो हमारे इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। जिस तरीके से हमारे लिए जिन्ना विलन है वैसे ही आप पाकिस्तान में जाके बात करेंगे तो वहाँ पे नेहरू और गांधी जी को गलत बताया जाता है। और कुछ का यह भी मानना है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस जी होते तो ये मैटर जो था वो वहीं पर सॉल्व हो गया होता। आप अगर इस मुद्दे पर कभी किसी से बात करेंगे तो हर कोई कहता है कि यह नहीं होना चाहिए था, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, हम सब आपस में प्यार से रहते थे, यह तो नेताओं ने मजबूरी बना दी थी। लेकिन उस टाइम पर एक दूसरे को मारने काटने की बात आई तो कोई किसी से पीछे नहीं हटा। नफरत ऐसी थी कि 15 से 20 लाख लोगों को काट दिया गया था। लेकिन इस पार्टीशंस के बाद कई लोग सड़क पे आ गए थे, अपना घर, अपना ज़मीन, अपना काम छोड़ के उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी थी। वैसे तो वो टाइम एकदम अलग था, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पर ऐसी क्या सिचुएशंस बन गई थी और क्या ऐसी मजबूरी बन गई थी कि बड़े से बड़े भारतीय जो थे उनकी भी स्ट्रेटजी फेल हो रही थी। और इस पार्टीशंस के पीछे जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है, एक एक डिटेल में मैं आपके सामने रखूंगा ताकि अगली बार आपके सामने कोई पार्टीशंस की बात करे आप उसको एक्चुअल डिटेल बता पाओ। तो देखिए, ये है कराची, और कराची के इस खरादर डिस्ट्रिक्ट के इस घर में जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, तो इस घर में एक जिन्ना बाई पुंजा नाम के एक बिजनेसमैन रहते थे। और इस बिजनेसमैन के यहाँ पे 25 दिसंबर 1876 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस पूरी सिचुएशंस का एक मेन कैरेक्टर है। जिन्ना के जो दादा थे वो पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम रिलीजन्स को अपना लिया था। इनके दादा पहले खोजा कास्ट में थे, खोजा कास्ट के लोग पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर बाद में इन्होंने इस्लाम रिलीजन्स अपना लिया था और फिर आगे जिन्ना जो थे उन्होंने भी मुस्लिम रिलीजन्स को ही फॉलो किया। अब जैसे जैसे जिन्ना बड़े होने लगे तो जिन्ना ने कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर इसके बाद ही लंदन चले गए और वहाँ जाके अपनी लॉ की पढ़ाई करने लगे। अब काफ़ी टाइम तक जिन्ना लंदन में रहने के बाद, वहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के बाद, वकीलों के बीच में रहने के बाद जिन्ना ईयर 1896 में कराची वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये कराची पहुँचते हैं उसी दिन इनकी फैमिली से इनको पता चलता है कि इनके जो फादर हैं, जो बिजनेसमैन थे, उनको पैसे का भारी नुकसान हो गया है और इनके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जब पहुंचने के बाद इनको पता चलती है तो जिन्ना जो थे वो अपना कमाने का इंतजाम जो है वो शुरू कर देते हैं और ईयर 1900 आते आते बॉम्बे में जाके अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे ये जो आज़ादी की लड़ाई वगैरह चल रही थी इससे बिल्कुल दूर थे और गांधी जी जो थे वो भी इस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्ना और गांधी जी उस टाइम पे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आज़ादी की स्ट्रगल चल रही थी उससे बिल्कुल दूर थे, ठीक है। और उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो दोनों हैं आगे चल के कितना बड़ा काम करने वाले हैं। देखिए, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का जो मैप था वो ये था। ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं प्रिंसली स्टेट थे जिनको ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे, और बाकी जो येलो एरिया है इनको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। और ये जो येलो एरिया है आगे चल करके इसी एरिया का पार्टीशंस होना था। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टीशंस की बात करेंगे। उस टाइम पर करीब टोटल पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, जिसमें 65% हिंदू थे और 27% मुस्लिम थे। और इसमें से भी ब्रिटिश इंडिया के जो आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख रहे हैं, इसमें से जो थी वो मुस्लिम पॉपुलेशंस जो थी वो मेजोरिटी में थी। जैसे खैबर पख्तून में 94%, बलूचिस्तान में 87%, सिंध में 71%, पंजाब में 57%, बंगाल में 55% मुस्लिम थे और बाकी जितनी जगह थी वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में थे। ये जो सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सही यही सेंसस का जो डाटा था यही इस पार्टीशंस के आगे चल करके जड़ बनता है। अब देखिए, काफ़ी टाइम तक ये सारी चीज़ें चलती रही। इसके बाद ईयर आता है 1903 और फ्रीडम फाइटर्स जो थे इन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी जो थी वो एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों को परेशान कर रही थी और इसमें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो ब्रिटिशर्स के सामने आ रही थी वो बंगाल से आ रही थी। उस टाइम का बंगाल प्रोविंस जो था वो बहुत ही बड़ा था।
आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, यह सब आता था उसमें। जितने भी फेमस पॉलिटिशियंस थे, लॉयर्स थे, इंटेलेक्चुअल, बंगाल से ही ब्रिटिशर्स को निशाना बनाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे बंगाल जो था वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का हब बन चुका था, और इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इस पूरे जगह से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे। अब होता क्या है, जब ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो इसके 2 साल बाद यानी ईयर 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल से डील करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उनको वहाँ पर रहते रहते ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि इंडियंस को रिलीजियस के नाम पे बांटा जा सकता है, और अगर ये किसी तरीके से इसकी यूनिटी ब्रेक कर देते हैं तो इनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स आ रही है या फीलिंग्स भरी हुई है सारे इंडियंस में, ये रिलीजियस हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन जो थे वो जुलाई 1905 को एक अनाउंसमेंट करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि बंगाल जो है ये बहुत ही ज़्यादा, इसका एरिया बड़ा है, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो बंगाल का पार्टीशंस करना पड़ेगा। और बंगाल जो था एज ए होल, पूरे बंगाल के अंदर हिंदू जो थे मेजोरिटी में थे, लेकिन बंगाल का जो ईस्ट साइड था वो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, एक प्लान तरीके से बंगाल को डिवाइड किया। उसने जो बंगाल का ईस्ट एरिया था वहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी था उसको ईस्ट बंगाल बना दिया, आज के डेट में बांग्लादेश है, और बाकी जो बचा बंगाल था उसको वेस्ट बंगाल बना दिया। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशंस किया तो ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम थे वो जो पहले बंगाल के अंदर माइनॉरिटी थे, लेकिन अब ईस्ट बंगाल बनते ही मेजोरिटी में आ गए थे, और हिंदू जो पहले मेजोरिटी में थे वो माइनॉरिटी में बन गए थे ईस्ट बंगाल के अंदर। और बाकी जो वेस्ट बंगाल के लोग थे, जब वहाँ ऐसा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ जैसे पहले था वैसे ही रहा, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से आधा बंगाल चला गया था। अब ये जो बंगाल का पार्टीशंस हुआ था, इन चीज़ों को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया, आंदोलन करना शुरू किया कि बंगाल का जो पार्टीशंस है ये गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम थे, इन पार्टीशंस से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। जैसे पहले एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, धरने दिए जा रहे थे, इस बार ये जो बंगाल का पार्टीशंस हुआ था इसको लेकर जो धरने वगैरह दिए जा रहे थे, ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम थे, एक सेगमेंट मुस्लिम का था, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और यह पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहाँ पे एक साथ आंदोलन करने की बजाय एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यह हिंदुओं की पार्टी है, पूरी पॉपुलेशन के 26% मुस्लिम है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्टी में सिर्फ 6.59 मुस्लिम डेलीगेट्स रखे हैं। और डिस्कशंस यह था कि कल को अगर अंग्रेज चले भी गए, लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम जो है उसकी तो फिर चलेगी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, इलेक्शंस भी वही होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, तो आज़ादी के बाद भी हमारी उतनी नहीं चलेगी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन चीज़ों को भांप लिया था, उनको समझ में आ गया था ये जो रिलीजियस एंगल उठने लगा है ये पूरे मूवमेंट को ख़राब कर देगा। तो उन्होंने अपने हर स्टेप में एक ही स्टांस रखा। तो स्टैंड ये था कि उन्होंने यह कहा कि देखिए रिलीजियस जो है आपका एक प्राइवेट मैटर, रिलीजियस के बेस पे पॉलिटिक्स करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और उन्होंने हर कम्युनिटी को जाके यही चीज़ समझाई कि हम अंग्रेज के खिलाफ जिस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम एक सेक्युलर इंडिया को देखते हैं, जिसमें हर धर्म, हर कम्युनिटी के लिए जगह होगी, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। कांग्रेस ने यह मैसेज कन्वे किया तो नेशनलिज्म और देश जो है किसी भी धर्म या कम्युनिटी से बड़ा है। इनफैक्ट जो उस टाइम पे धर्म की बात करते थे उनको कांग्रेस वाले कॉम्युनल बोलते थे, लेकिन ये जो बंगाल का पार्टीशंस हुआ था इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पड़ चुकी थी और अंग्रेज का जो प्लान था वो काम करने लगा था। और यह जो टाइम चल रहा था इसी बीच में जिन्ना की भी एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। ईयर 1906 में कांग्रेस कलकत्ता के अंदर एक सेशंस कर रही थी, इसी में जिन्ना आए थे और जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। देखिए थोड़ा सा जिन्ना के बारे में मैं आपको बता दूं, जिन्ना की जो आज इमेज है उस टाइम पे जिन्ना के जो पर्सनल बिलीफ्स थे वो बिल्कुल अलग थे। उस टाइम पे जो जिन्ना थे वो सेकुलरिज्म की बहुत ज़्यादा बातें करते थे, कांग्रेस के सेकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। और जिन्ना जो थे वो मौलाना मौलवी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। जिन्ना का जो लाइफ स्टाइल था वो ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिस से बहुत ही अलग था। सरोजिनी नायडू जी ने ऑन रिकॉर्ड जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तक का टैग दिया था। लेकिन आगे चल के सारी चीज़ें घूमेंगी, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए बस। तो अब क्या हुआ, अब अंग्रेज ने बंगाल का पार्टीशंस तो कर दिया था, इसको लेके पूरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो धरने वगैरह दे रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। सेम टाइम पे जिन्ना की भी एंट्री हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। और इसी टाइम पे एक चीज़ और हो जाती है, होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो सेम ईयर 1906 में ईस्ट बंगाल जो अभी अभी डिवाइड होकर नया स्टेट बना था जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, वहाँ पे ढाका शहर के अंदर अभी जो बांग्लादेश हो गया है वहाँ पे मुस्लिम की एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चलती थी। ये हर साल वहाँ पे होती थी, लेकिन अब क्या था कि डिवाइड हो गया था तो ईस्ट बंगाल के अंदर ही हो रही थी। इसमें मुस्लिम कौम की जो ग्रोथ वगैरह है इन सारी चीज़ों पे डिस्कशंस होता था। तो इस बार जो ढाका के अंदर ये सेशंस हुआ ये थोड़ा सा अलग था। यहाँ के सेशंस में डिस्कशंस ये हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन मुस्लिम और हिंदू दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा कर रही है, ये तो एक हिंदू पार्टी है, पूरे देश में मेजोरिटी में हिंदू है, इलेक्शन होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, सरकार आएंगे तो हिंदुओं की आएगी,
और फिर जो लॉ है वो भी हिंदू ही बनाएंगी, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या। तो इस मीटिंग्स के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसमें हिंदू ज़्यादा है, ऐसे ही हम एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो मुस्लिम की बात को आगे रखेंगे और इंडिया के जितने भी मुस्लिम हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करेगी। और यही वो टाइम था जब 30 दिसंबर 1906 को इन्होंने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बना दी। इसका एम ये था कि जो मुस्लिम की बातें हैं उनको आगे रखा जाएगा और मुस्लिम को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, इसको लेके अपनी बात आगे रखेंगे। और ऐसा नहीं था कि ऐसे ही बस इन्होंने पार्टी बना दी थी, इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से, एक प्लान तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। पहले क्या होता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंडिया के हिंदू और मुस्लिम किसी भी बात, वो सारी बातें ब्रिटिशर्स के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रखती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आके खड़ी हो गई थी और अंग्रेजों के सामने अलग से डिमांड रखती थी। तो मुस्लिम लीग जब बनी तो इन्होंने अंग्रेजों के सामने ये डिमांड रखी कि मुस्लिम को अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है और इसकी डिमांड क्यों रख रहे थे मुस्लिम लीग वाले। देखिए, जब नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी खड़ा हो सकता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाता है। अब इसमें दिक्कत यह होती है कि जो कम्युनिटी नंबर्स में ज़्यादा होती है, जिनको वो चाहते हैं वही इलेक्शंस बार बार जीतता है, और ऐसे में जो माइनॉरिटी होती है, जिसको लोग कम होते हैं, उसको चुने हुए लोग कभी पावर में नहीं आ सकते, क्योंकि अल्टीमेटली तो वोट ठीक काउंट होंगे। तो मुस्लिम लीग ने ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी, इसमें ये कहा था इन्होंने कुछ जगह पे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। इसमें यह होगा कि वहाँ से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे और जो वोट करेंगे वह भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, बाकी कोई और नहीं होगा। मान लो एक एरिया है, वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 60 मुस्लिम है और 40 जो है वो बाकी के कम्युनिटी हैं। और अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम होगा तो ये जो 60 मुस्लिम है सिर्फ यही वोट करेंगे, बाकी के जो 40 लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे, और जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो भी मुस्लिम ही खड़े होंगे। इससे होगा ये कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भी पावर में आएंगे, और अंग्रेज ऐसी ही सिचुएशन चाहते थे जिसमें इंडियन कम्युनिटी पावर के चक्कर में आपस में उलझे रहे। अब आपका एक क्वेश्चन इसमें यह भी हो सकता है कि क्या उस समय पे इलेक्शंस होते थे, क्योंकि पावर में तो ब्रिटिशर्स थे। तो देखिए, उस टाइम पे लिमिटेड रिप्रेजेंटेशंस के साथ साथ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। हर कोई वोट नहीं कर सकता था, बस कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टी ओनर्स, टैक्स पेयर्स और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो थे वो वोट कर पाते थे। मेनली अमीर लोग ही वोट कर पाते थे, जिनको ब्रिटिशर्स चाहते थे। यह मुस्लिम लीग जो बनी थी, इसके प्रेसिडेंट उस टाइम मोहम्मद शाह थे, और जिन्ना जो थे वो उस टाइम कांग्रेस में थे, और वो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते थे कि ये जो मुस्लिम लीग अलग से सेपरेट इलेक्टेड मांग रही है, इससे डिवाइड हो गए लोग। तो ये चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन आगे चल के सिचुएशन ऐसे चेंज होगी कि जिन्ना खुद ही इस सेपरेट इलेक्टेड के लिए अपना दमखम लगा के लड़ेंगे। और ये जो मुस्लिम लीग है उस समय बनी थी, तो इसमें ऐसा नहीं था कि सारे के सारे मुस्लिम का सपोर्ट आ गया था। बस कुछ अमीर मुस्लिम थे जो लैंडलॉर्ड्स थे, उसका ही सपोर्ट था मुस्लिम लीग को। बाकी जो सपोर्ट था मुस्लिम का वो कांग्रेस को ज़्यादा था। और यही रीज़न था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वह कहती थी ये जो मुस्लिम लीग है, ये जो कह रही है इंडिया के जो सारे के सारे मुस्लिम हैं उनके हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी है सबके रिप्रेजेंटेटिव्स हम हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन आगे चल के ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को एक अलग तरीके से सपोर्ट करा ताकि वो उनके लॉयल बना रहे, और कांग्रेस चाहती थी कि पैरेलल में आकर के मुस्लिम लीग खड़े हो जाए, तभी वो मैनेज हो पाएंगे। तो अब इसके कुछ टाइम के बाद, यानी ईयर 1909 में मुस्लिम लीग वाले क्या करते थे, ये जो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, इनको लेकर मुस्लिम लीग वाले शिमला पहुंचे और लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले से जाकर मिलते हैं। उनके सामने अपनी सारी डिमांड रखते हैं, उनको कैसे भी करके सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और अंग्रेज जो थे बड़े आराम से इस डिमांड को मान लेते हैं। तो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, मद्रास प्रेसिडेंसीज, सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पे अंग्रेज कह देते हैं कि अब यहाँ पे मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, और इसके साथ साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी मुस्लिम के लिए सीट जो थी वो रिजर्व कर दी गई। ये जो ईयर 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे, इसके आने के बाद मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया की जो बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके अंदर भी मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगती है। और ये जो मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टेड दिलवाया था मुस्लिम को, इस एक इंसिडेंट की वजह से बहुत ही कम टाइम में मुस्लिम लीग जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में आकर के खड़ी हो गई थी। और अब जब मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो जिन्ना जो कि कांग्रेस में थे उन्होंने ईयर 1930 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। मतलब कि कांग्रेस को छोड़ा नहीं, उनके एक साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ज्वाइन किया। उस टाइम पे जिन्ना का ये कहना था कि ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन कर पाएंगे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो अलग अलग रास्ते पे चल रही है, इससे काफ़ी दिक्कतें आएंगी आज़ादी में। तो एक रास्ता बनाया जाएगा जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो एक साथ आकर के अपने मेन गोल को अचीव करके ब्रिटिशर से आज़ादी पा सकेंगे, ना कि आपस में लड़े। और इन चीज़ से कांग्रेस जो थी वह भी खुश थी, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी करके मुस्लिम लीग को अपने साथ ही रखना चाहती थी, वो और डिवाइड नहीं करना चाहती थी। और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद जिन्ना जो थे इनकी मीटिंग करवाते थे,
लखनऊ के अंदर, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो कुछ डिमांड रखती है अपनी। मुस्लिम लीग कांग्रेस से कहती है कि हम आपके साथ तभी आएंगे जब आप हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है हमें मिला है उसको खुल के सपोर्ट करो, और पंजाब और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम कैंडिडेट्स की सीट्स है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो आप। अब वैसे तो कांग्रेस जो थी वो रिलीजियस के बेसिस पे सीट्स मिलना इन सब चीज़ों के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस जैसे तैसे करके इन चीज़ों को मान लेती है और कहती है कि आज़ादी की जो ये लड़ाई चल रही है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इससे आप हमारे साथ आकर के खड़े हो जाओ। तो लखनऊ पैक्ट के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक एग्रीमेंट पे आते हैं। इस टाइम पे कांग्रेस के अंदर भी कई हिंदू नेशनलिस्ट लीडर जो थे, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये इन सारी चीज़ों से ज़्यादा खुश नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने एक काम किया कि जैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग है, उन्होंने भी ईयर 1950 में हिंदू महासभा बना दी थी ताकि हिंदुओं की भी बातें आगे रखी जा सके। जितनी भी चीज़ें चल रही थी इंडिया के अंदर, गांधी जी से थोड़ा दूर थे, लेकिन इस टाइम पर एंट्री होती है गांधी जी का। इसी टाइम पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं और यहाँ से कांग्रेस जो बैकफुट पे जा रही थी, हर चीज़ें माननी पड़ रही थी, उनकी सिचुएशन जो है वो बदल जाती है। अब गांधी जी के आने से कुछ टाइम बाद एक सिचुएशन बनती है। उस टाइम दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वह खत्म हुई थी और एलाइड पावर जो थी, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर थी, उसने ओटोमन एम्पायर्स को हरा दिया था। और उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर के जो हेड होते थे उनको कैलिफ यानी खलीफा कहा जाता था, और पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे वो इनको अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर मानते थे, क्योंकि ये हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर्स थे। तो उस टाइम पर हुआ यह था कि वॉर जीतने के बाद एलाइड पावर, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर्स भी था, इन्होंने ओटोमन एम्पायर्स को बांटना शुरू कर दिया और अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। और ऐसे एरिया जिसमें मुस्लिम्स के होली प्लेसेस थे, जिनके ऊपर कैलिफ यानी खलीफा का कंट्रोल था, वो सारे एरिया भी ये अपने अंडर लेने लग गए थे। और इस पार्टिकुलर चीज़ से पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, को खिलाफत मूवमेंट भी बोला जाता है। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, the Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real passion. और अली ब्रदर्स जो थे उन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। अब गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा। तो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट के जो अली ब्रदर्स थे, इनसे जाकर के मिलते हैं कि हम जो है आपकी खिलाफत मूवमेंट में इससे आपको पूरा सपोर्ट करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर अंग्रेज के खिलाफ आएंगे। और इन चीज़ों को लेकर गांधी जी ने एक एक हिंदू से अपील की कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट में आए। कई सारी कॉन्फ्रेंस भी की। उसी टाइम पे कांग्रेस का नागपुर में सेशंस चल रहा था। गांधी जी ने उसके अंदर भी मुस्लिम के साथ हिंदुओं को भी जोड़ के खिलाफत इशू को डिस्कस किया था। अब इससे हुआ ये कि इंडिया के जो मुस्लिम थे वो कन्विंस हुए और कांग्रेस के सपोर्ट में आए। कांग्रेस जो कहती थी कि हम इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग हो गई। और कांग्रेस की जो सेकुलर अप्रोच थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया एक सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे, ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। कहने का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो थी वो थोड़ी डाउन पड़ी हुई थी। वो जो दावा कर रही थी कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव्स वो है, उसका ये दावा थोड़ा हल्का पड़ गया था। अब इसके बाद एक और बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें होती है। जिन्ना जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से रिजाइन मार देते हैं। एक तो वो कहते हैं कि जब से गांधी जी आए हैं और जिन तरीकों का यूज करेंगे, जैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे, उससे जिन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दूसरी चीज़, जिन्ना का ये कहना था कि कांग्रेस जो है और ये जो मुस्लिम लीग है ये रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसके खिलाफ थे वो। तो यही सारे रीजन बता के जिन्ना जो थे वो रिजाइन मार के लंदन चले जाते हैं। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि जिन्ना इसलिए चले गए थे क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में उनको कोई पूछ नहीं रहा था। कांग्रेस के अंदर गांधी जी की चल रही थी और मुस्लिम लीग के मुख्तार अहमद अंसारी जो थे वो अपनी चला रहे थे। तो इस वजह से जिन्ना जो थे वो गुस्से में गांधी को तानाशाह बोल के पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ के सीधे लंदन चले गए थे। तो अब इसके काफ़ी टाइम तक हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपनी बातें रखते हैं। लेकिन ईयर 1923 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पंजाब के अंदर एक मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया था, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1923 लेके आ जाते हैं। और ये जो एरिया था जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, पहले जितनी मुस्लिम की सीट थी उससे ज़्यादा सीट रिजर्व कर देते हैं मुस्लिम के लिए, और जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनकी सीट एकदम से कम हो जाती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से जो हिंदू थे वहाँ के वो भड़क जाते हैं। सेपरेट इलेक्टेड भी दिया जा रहा है मुस्लिम को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी अलग से सीटें रिजर्व की जा रही है, यहाँ पे हमारी सीट कम कर दी गई है। तो इसकी वजह से इस पूरे एरिया में हिंदू मुस्लिम जो टेंशन थी वो दोबारा से बढ़ने लग गई थी। और इन चीज़ का इम्पैक्ट जो था वो इंडिया के बाकी पार्ट में भी पड़ा। जो हिंदू महासभा में भी कहा गया कि अगर ऐसी बात है तो हिंदू जो है उनको भी रिलीजियस के नाम पे ज़्यादा सीटें दो। और सेम टाइम पे वीर सावरकर जो कि अंडमान के सेलुलर जेल में बंद थे, उन्होंने हिंदुत्व हु इज ए
हिंदू इस नाम से एक बुक भी लिख दी जिसमें हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। इसको अंग्रेजों ने उसी टाइम पे बैन कर दिया था। ये सारी चीज़ें एक ही साथ हो रही थी और उसी टाइम पे पंजाब और यूपी में आर्य समाज ने शुद्धि कैंपेन लॉन्च कर दिया था और फिर इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 2 साल बाद हिंदू कम्युनिटी के कई लीडर्स ने मिलकर आरएसएस का भी फॉर्मेशन कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये वो सिचुएशंस थी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और ये जो सिचुएशंस थी ये अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। जब भी कोई एकजुट होने की कोशिश करता था तो अंग्रेज क्या करते थे, किसी एक कम्युनिटी को पकड़ के उसके बेनिफिट दे देते थे, फिर दोनों कम्युनिटी लड़ने लगती थी। और ये जो ईयर 1925 था यह कांग्रेस के लिए वैसे ही बहुत टेंशन भरा था। कांग्रेस जो एक यूनाइटेड सेक्युलर भारत बनाने के लिए मुस्लिम पॉपुलेशंस को अपने साथ जोड़ रही थी और उनकी बातों को कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे आके डिस्कस कर रही थी, तो उसके पैरेलल में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी खड़ी होती जा रही थी जो कांग्रेस के ऊपर हिंदुओं को लेकर के भी प्रेशर बना रही थी। तो कांग्रेस अगर मुस्लिम के सपोर्ट के लिए कुछ करती थी तो हिंदू कम्युनिटी बुरा मानती थी और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, इस टैग से तो ऑलरेडी कांग्रेस के ऊपर था ही। तो कांग्रेस कुल मिला के बीच में फंसी पड़ी थी और इन चीज़ों का पूरा फायदा जो वो मुस्लिम लीग को हुआ, उसने इस मौके का फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के जो मुस्लिम थे वो अपने तरफ जोड़े। हिंदू महासभा हो गई, आरएसएस हो गई, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कांग्रेस के ऊपर। अब इस तरह का प्रेशर था कि अगले साल यानी 1926 में कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब एरिया में जितने भी कैंडिडेट्स उतारे सबके सब हिंदू उतारे और इसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो कांग्रेस से नाराज हो गई थी। तो अब ऐसा टाइम आगे आ चुका था कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट मिलने लग गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए ईयर 1930 में मुस्लिम लीग जो थे वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेती है। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद सेशंस में अनाउंस कर दिया कि देखिए अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें हमारा हक चाहिए। जो पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे खैबर पख्तून भी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको जोड़ के एक स्टेट बना दो। यह पहली बार था जब मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी थी। यहाँ याद रखिएगा कि सेपरेट स्टेट की डिमांड की है, सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं की है। सेपरेट कंट्री का डिमांड अभी थोड़ी देर में आएगी आगे। और ये जो पाकिस्तान वर्ड का पहली बार ये जो वर्ड जो था वो भी इसी टाइम पे निकला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट बनाया था जिसका टाइटल था नाउ और नेवर और इसी पैम्पलेट में पहली बार उन्होंने पाकिस्तान नाम डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान से आई गायब था, मीन्स पाकिस्तान था, पाकिस्तान नाम से टाइटल दिया था इसको। यह पहली बार था जब वर्ड लोगों के सामने आया था। तो इधर यह सारी चीज़ें चल रही थी और इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1933 में लियाकत अली खान जो जिन्ना के बहुत ही खास थे, ये लंदन में जाते हैं। ये जाके वहाँ पे जिन्ना से जाके मिलते हैं और कहा जाता है कि इसी पार्टिकुलर टाइम पे लियाकत अली खान और जिन्ना ने ये डिस्कशंस किया था कि जिन्ना को वापस इंडिया में आके मुस्लिम लीग ज्वाइन करना चाहिए और ज्वाइन करने के बाद एक अलग मुस्लिम देश की डिमांड रखनी चाहिए जिससे 100% मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा। अब यह एक प्लान लंदन के अंदर डिस्कस हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में यानी अप्रैल 1934 को जिन्ना इंडिया वापस आके सबसे पहले मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस बार जब जिन्ना इंडिया आए थे उसकी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी उससे बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था। एकदम बदले हुए जिन्ना इंडिया वापस आए थे और उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इन्होंने मुस्लिम लीग जो थी उसको पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया, लीडरशिप चेंज की और उसको बैक टू बैक कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग देश होना चाहिए। जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जिन्ना ने इंडिया के एक एक मुस्लिम को ये समझाना चालू किया और यूनाइटेड करना चालू किया। जिन्ना ने मुस्लिम को ये समझाया कि ये जो कांग्रेस है यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया के नाम पे मुस्लिम को कुछ भी नहीं देगी, सारी जो पावर है वो हिंदुओं के हाथ में रहेगी। अब इसके बाद क्या होता है, ईयर 1935 आते आते ये जो अंग्रेज थे, ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी इंडिया के अंदर की, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इन्होंने मजबूरी में इस प्रेशर्स को रिलीज करने के लिए ये लोग लेके आते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले लिमिटेड लोग ही वोट कर पाते थे, तो इस एक्ट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो ये थे कि इलेक्शंस में कौन वोट करेगा, उसके जो नंबर्स हैं, आम जनता के जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए गए थे। अब इस एक्ट के आने के बाद जो इलेक्शंस होंगे उसमें करीब 30-35 मिलियन इंडियन वोटर्स जो थे वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो गए थे, जिसमें यह था कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए, उसको कुछ लैंड अगर हो उसके नाम पे तो वोट कर सकता है। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इससे मोटा मोटी ये था कि पूरा इंडिया के स्टेट्स में इलेक्शन होंगे और इंडियन पॉलिटिक्स पार्टी जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब इलेक्शन लड़ेंगे। जो जीतेगा वो उस स्टेट के अंदर चलाएगा और उसके साथ साथ एक
अपना ये गवर्नर भी रख देंगे उस स्टेट के अंदर। तो यह प्लान था इनका। और इस एक्ट को लाने के बाद नेक्स्ट 1936 में ये जो अंग्रेज थे यह इलेक्शन करवाते हैं। टोटल 1585 सीट्स पे इलेक्शन होने थे और इस इलेक्शन में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जो थी, इन सबको बुरी तरीके से पीछे करके कांग्रेस 707 सीट पे जीत जाती है और मुस्लिम लीग जो थी वो सिर्फ 106 सीट जीतती है। यहाँ तक कि हाल ये हो गया था इस इलेक्शन में जो सीट्स मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टेड के साथ रिजर्व थी वो, तो वहाँ कांग्रेस पे भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करके मुस्लिम लीग को हरा दिया था। और इस इलेक्शंस के बाद एक चीज़ साफ हो गई थी कि इंडिया के अंदर सारे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग नहीं है। और ये जो इलेक्शंस हुए थे ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा डिसास्टर था। मुस्लिम लीग बिल्कुल खुश नहीं था और यहाँ से मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेती है, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपना स्टैंड बदलती है मुस्लिम लीग। और इसके बाद ईयर आता है 1939 और इस ईयर में एक और ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा से एकदम अलग रास्ता चुनती है। एक्चुअली होता यह है कि इस साल ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया की लीडरशिप से पूछे अनाउंस कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश एम्पायर के साथ इंडिया भी है, इंडिया के जो सोल्जर्स है वो भी इस वार में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो चीज़ थी इसका सुन के कांग्रेस जो थी वो गुस्सा हो जाती है। हमसे पूछे बिना आप हमारा और हमारे सोल्जर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो वर्ल्ड वार में करवा रहे हो। और कांग्रेस ने कहा कि हम एक शर्त पे वर्ल्ड वार में आपका साथ देंगे, अगर आप यह प्रॉमिस करें कि वार जब खत्म हो जाएगी तो वहाँ से आने के बाद आप हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन इन चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो हाँ नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसी टाइम पे जितने ये 707 लीडर जो थे इलेक्शन में जीत कर आए थे, कांग्रेस पार्टी के जो स्टेट्स चला रहे थे उन सबसे रिजाइन मरवा देती है ताकि काम सारे रुक जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने इसके कई तरीके से ऑफर भी दिए कि कुछ लिमिटेड पावर हम देंगे आपको, जिसको अगस्त ऑफर वगैरह भी बोला जाता है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तभी हम साथ देंगे। इसके बाद क्रिप्स कमीशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन कांग्रेस अपनी बात पे अड़ी रही। कांग्रेस का मानना यह था ये एग्जैक्ट सही टाइम है ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बना के आज़ादी लेने का। और इसी टाइम पे कांग्रेस ने अपने आंदोलन जो है वो बहुत तेज कर दिए थे। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने ये सोचा कि एकदम सही टाइम है ब्रिटिशर्स का यहाँ पे सपोर्ट करो जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जब वॉर खत्म होगी और हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो हमें क्या करेंगे, हमारे फेवर में आएंगे। वो जैसे कि वो पाकिस्तान की जो डिमांड कर रहे थे वो सारी चीज़ों को लेकर वो फेवर करेंगे। तो मुस्लिम लीग, जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जाता था कि ये ब्रिटिशर्स के बहुत ही लॉयल है, वो अपना अनकंडीशनल सपोर्ट ब्रिटिशर्स को इस टाइम पे दे देती है। हिंदू महासभा यहाँ पे कहती है अगर मुस्लिम लीग जो है वो अपनी सीटें नहीं छोड़ रही है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने भी अपनी सीटें नहीं छोड़ी और अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो ये वो टाइम था जब कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप थी सब ने रिजाइन कर दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से आधे से ज़्यादा लीडर्स जो थे वो जेल के अंदर थे। तो इस पार्टिकुलर टाइम पे कांग्रेस थोड़ी सी बैकफुट पे थी और इसी टाइम पे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो थे वो बहुत स्ट्रांग हुए थे और दोनों ग्रुप आपस में खुल के लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और उधर हिंदू महासभा का कहना था कि हम हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदुओं के इंटरेस्ट तब तक प्रोटेक्ट नहीं होंगे जब तक मुस्लिम हमारी बात नहीं मानेंगे, और मुस्लिम लीग यह कह रही थी कि मुस्लिम के इंटरेस्ट को तब तक प्रोटेक्ट नहीं होंगे जब तक हिंदू हमारी बात नहीं मानेंगे। और कांग्रेस जो सेकुलरिज्म की बात करती थी उसकी आधी से ज़्यादा लीडरशिप पावर से बाहर थी और आधी जेल में थी। तो इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम दंगे भी बहुत तेज हो गए थे और ये जो सिचुएशन थी इसमें इंडिया को पार्टीशंस की तरफ बहुत तेज़ी से धकेल दिया था। मुस्लिम लीग के लिए अब बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था कि इंडिया के मुस्लिम्स को कन्विंस करना कि मुस्लिम और हिंदू जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। और इन सारी जद्दोजहद के बाद मुस्लिम लीग का एक सेशंस होना था। इस सेशंस में इन्होंने अब ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन पास करके अनाउंस कर दिया कि हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए इंडिया के जो मेजोरिटी वाले स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बलूचिस्तान, बंगाल और असम, ये सबको मिला के हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। और कांग्रेस तो पहले से ही कह रही थी कि इंडिया का पार्टीशंस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात पर अडिग थी और एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। यूके बहुत वीक हो चुका था। यूएस और यूएन से भी यूके को बहुत ऊपर प्रेशर आ रहा था कि अब आपकी जितनी भी कॉलोनीज है उसको आप छोड़ दो। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। अंग्रेज खुद डरे हुए थे कि ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स है वो उल्टा अंग्रेज के ऊपर अटैक ना कर दे। तो कहने का मतलब ये है इस पार्टिकुलर ईयर में यानी कि 1945 में यूके की सिचुएशंस पूरी तरीके से बदल चुकी थी और यूके का इंडिया से निकलने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं बचा था। तो यूके चाहता था कि इससे पहले कि नाम खराब हो या हम पे अटैक करे, मार के हमें निकाले, इससे बढ़िया है कि हम खुद ही निकल जाना चाहिए। और सेम टाइम पे ये जो वॉर खत्म हुई थी
यूके के अंदर पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज हो जाती थी। एक लेबर पार्टी जीत के गवर्नमेंट में आती है और क्लिंटन एटली ये पीएम बनते हैं यूके के। और पीएम बनने के बाद 15 मार्च 1945 को एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट करते हैं कि यूके अब इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखेगा और इंडिया को छोड़ के वापस चला जाएगा, इंडिया को आज़ादी दे देगा। अब यूके ने यह चीज़ तो बोल तो दी थी कि आज़ादी दे देगा, लेकिन आज़ादी दे तो किसको दे? दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक मुस्लिम लीग दूसरा कांग्रेस, और दोनों एकदम अलग अलग रास्ते पे हैं। कोई अपनी बात से पीछे हटने को राजी नहीं है। मुस्लिम लीग जैसे आपको पता है कि पहले से ही कहती आ रही है कि हम इंडिया के सारे मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कांग्रेस कह रही थी कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम सबके रिप्रेजेंटेटिव्स हम हैं। तो आज़ादी का डिस्कशंस होना किससे है और किस तरीके से होना है, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो अब इसके लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अगले साल यानी कि 1946 के स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स एक इलेक्शंस करवाने की बात करते हैं। और इलेक्शंस करवाने के पीछे का जो मेन रीज़न था वो यह था कि अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस हो गया, ग्राउंड लेवल पे लोगों का सपोर्ट किस तरीके का है, लोग क्या चाहते हैं। और इस इलेक्शंस को कराने के पीछे एक और रीज़न था कि यह मुस्लिम लीग जो अलग पाकिस्तान बनाने की डिमांड कर रही थी, लोगों में यह डिमांड कितनी स्ट्रांग है, और कांग्रेस यह जो सेक्युलर और यूनाइटेड भारत की बात कर रही है, इसको कितने सपोर्ट मिल रहा है लोगों के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्शन से यूके ये समझना चाहता था कि जब ये इंडिया को छोड़ के जाएंगे तो किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी, किसको क्या देना होगा, पार्टीशंस होगा या नहीं होगा, होगा तो किस तरीके से होगा, इसको लेके क्लैरिटी आएगी। ये जो इलेक्शंस होना था यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक डायरेक्ट कंपटीशंस था, जिसमें कांग्रेस जो थी वो वोट मांग रही थी सेक्युलर यूनाइटेड इंडिया के नाम पे, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ में रहेंगे, और मुस्लिम लीग जो थी वो वोट मांग रही थी एक अलग मुस्लिम देश बनाने के नाम पे। और फिर इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस का रिजल्ट आता है और रिजल्ट बहुत ही हैरान करने वाले थे। कांग्रेस हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में जीत जाती है। 1585 सीट्स में से 923 सीट्स कांग्रेस को मिल जाती है। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग बात यह है, मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिम रिजर्व एरिया में उसने 90% से ज़्यादा वोट मिले थे। टोटल 482 सीट्स में से 425 सीट्स मुस्लिम लीग बड़े आराम से जीत गई थी। मतलब कि इस इलेक्शन से साफ हो गया था कि मुस्लिम लीग जो है वही इंडिया के मुस्लिम्स की असली रिप्रेजेंटेटिव्स है। और इस इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं हर किसी को रियलाइज हो गया था कि अब इंडिया का पार्टीशंस हो के रहेगा। ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि दोनों पार्टी जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनको मिला करके एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसके ऊपर काम ही नहीं होने दिया। जिन्ना अलग देश की डिमांड पे पूरी तरीके से अड़िग हुए थे, और नेहरू जी जो थे वो अपने बात से पीछे नहीं हट रहे थे। एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ब्रिटिशर्स को जल्दी से जल्दी इंडिया से निकलना था, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन बन नहीं रहा था। तो यूके ने क्या किया, यूके ने अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया भेजे ताकि इंडिया के अंदर एक सॉल्यूशन निकाला जा सके, और इससे कैबिनेट कमीशन बोला गया। तो अब 24 मार्च 1946 को यूके से 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे इंडिया पहुंच जाते हैं, ताकि ये डिसाइड हो सके कि कैसे आगे इंडिया के अंदर सरकारें चलेगी, पॉलिटिकल पार्टी चाहती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। यह काम इनका था। यह लोग बहुत कोशिश करते हैं, 3 से 4 वीक तक मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीडर्स के साथ, हर एक लीडर्स के साथ, लेकिन कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलता है। जिन्ना और नेहरू दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो जल्दी से जल्दी इंडिया से निकलना चाह रहे थे। तो कैबिनेट मिशन जो है तो वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इनमें 16 मई 1946 को खुद से अनाउंस कर दिया कि आप लोग आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हो तो इंडिया को आज़ादी कैसे मिलेगी, इसका प्लान जो है वो हम खुद से बना करके आपको दे रहे हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद कैबिनेट मिशन जो था उसने अपना एक प्लान बना के पब्लिश कर दिया। इस प्लान के अंदर सबसे पहली चीज़ ये कही गई कि इंडिया का कोई भी पार्टीशंस नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसमें उन्होंने कही कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। और फिर इसके बाद इन्होंने 3 रिकमेंडेशन दे के एक प्लान समझाया, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर बात करी, जिसमें प्रोविंशियल यानी कि स्टेट की ग्रुपिंग थी, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताया था, तीसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी उसके बारे में बताया था। पहला पॉइंट प्रोविंशियल यानी कि स्टेट की जो ग्रुपिंग थी कि ये इंडिया के जितने स्टेट्स हैं इसके 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में इन्होंने रखे यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा। ग्रुप बी में रखे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। ग्रुप सी में इन्होंने रखे बंगाल और असम। अब अगर ये तीनों ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप नोटिस करोगे कि ग्रुप ए जो है उसमें हिंदू मेजोरिटी वाले स्टेट्स है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है। इसके साथ साथ इसमें इन्होंने कहा कि जितने भी हमने स्टेट डिवाइड किए हैं यानी कि प्रोविंस डिवाइड किए हैं वो अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर सब मिलकर पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो पूरा अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ना रख के 3 टायर सिस्टम बना दिया गया था।
सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद ग्रुप्स होंगे, उसके बाद स्टेट्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी स्टेट्स जो है वो खुद डिसाइड कर लेगा। और ये जो पूरा सिस्टम बना के अंग्रेज ने भेजा था, इस पूरे सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो बहुत वीक हो गई थी, स्टेट के पास पावर ज़्यादा आ गई थी। इसके बाद इसमें एक चीज़ और इन्होंने कह दी थी कि 5 साल जब हो जाएंगे तो कोई भी स्टेट्स चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं, और ये जो बाकी बचे हुए प्रिंसली स्टेट्स हैं ये चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर इंडिया के साथ मिल जाए। और तो तीसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का, उसमें कौन कौन होगा। इसमें इन्होंने ये कहा कि जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके परसेंटेज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी उस कम्युनिटी के उतने ही मेंबर आएंगे, ताकि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब इसमें पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड थी वो पूरी तरीके से हट गई थी, लेकिन उसके बाद भी जिन्ना जो थे वो इस प्लान के लिए एग्री कर गए थे। और वो इसलिए कर गए क्योंकि उसमें उससे भी बड़ा पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर बनता हुआ दिख रहा था। इसमें रूल था कि 5 साल बाद जो ग्रुप जो चाहेगा जहाँ से जहाँ मूव करना चाहेगा कर सकता है। तो जिन्ना ने सोचा कि आगे चल के सेंटर के हाथ में तो ज़्यादा पावर है नहीं, तो अपना और बड़ा पाकिस्तान बनाने में आसानी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो वो चाह रहे थे वो अचीव कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इन चीज़ों को पकड़ लिया था। कांग्रेस ने कहा कि चलो बाकी सारी चीज़ें तो इसमें सही है कि आप इंडिया को डिवाइड नहीं कर रहे, बस इसमें 1-2 चीज़ें चेंज करनी है। एक तो ये जो है आपने ग्रुप बनाए, यानी कि जो 3 ग्रुप बनाए हैं आपने स्टेट्स को डिवाइड किया है, इसमें किसी भी स्टेट्स के लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में रहेगा। ये चीज़ें बोली कांग्रेस ने। कांग्रेस के हिसाब से यह होना चाहिए, यह जो आपने 3 ग्रुप बनाए हैं कोई स्टेट किसी भी ग्रुप में जाना चाहे तो वह कर सकते हैं, इससे मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। अब यह चीज़ अगर हो जाती तो इससे जिन्ना का जो सपना था वो टूटता हुआ दिख रहा था। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा कि यह जो आपने सेंटर के हाथ में पावर दी है बहुत ही कम दी है, इसको एक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए सेंटर को। और अभी भले ही आप यूनाइटेड इंडिया बना दे रहे हो, लेकिन अगर इस सेंटर के हाथ में पावर नहीं हुई आगे चल करके देश टूटेगा, क्योंकि स्टेट जो है वो अपनी मनमानी करेगी। अब कांग्रेस की ये जो 2 डिमांड थी इसको लेके ब्रिटिशर्स काफ़ी हद तक एग्री हो गए थे, लेकिन जिन्ना जो थे उनका प्लान जो था वो पूरी तरीके से फेल हो रहा था इन चीज़ों को करने से। तो जिन्ना जो थे उन्होंने ये बोला, पहले हाँ कर दिया, फिर इस कैबिनेट मिशन से ये पूरा प्लान जो था उसको बैकआउट कर देता है। और मुस्लिम लीग अगर बैकआउट कर देती है तो कांग्रेस भी नहीं मान रही थी कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आके ज्वाइन करिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कीजिए, बाकी चीज़ों पे डिस्कशंस हो जाएगा। तो कांग्रेस तो ब्रिटिशर्स की बात मान के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह में काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो अब एकदम अलग रास्ते पे निकल गई थी। जिन्ना जो थे वो गुस्सा होकर 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखते हैं। इसमें यह कहते हैं कि अगर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम्स की जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको नज़रअंदाज कर रही है और अपनी मनमानी कर रही है, और अगर इन लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के रास्ते से हम अपना हक लेंगे। अभी डायरेक्ट एक्शंस का मतलब क्या है, उस पार्टिकुलर टाइम पे तो ये समझ में नहीं आया था, पर वो आगे चल करके समझ में आया। क्या समझ में आया, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि 16 अगस्त को सारे मुस्लिम को वो रोड पर उतरने को कह रहे हैं। उस टाइम पे बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग जो थी वो पावर में थी। हुसैन शहीद बंगाल को हेड कर रहे थे और मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक स्टार इंडिया नाम करके न्यूज़पेपर थी, इन्हीं के एमएलए का था। तो इन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान था, क्या क्या होगा वो सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसी अखबार में पूरा का पूरा प्लान पब्लिश करते थे, ताकि मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर है वो इकट्ठा हो जाए। अब इसके बाद 16 अगस्त की जब डेट आती है, इस दिन बंगाल के अंदर हुसैन शहीद जो कि हेड कर रहे थे वो पुलिस को हटा देते हैं। पुलिस उस टाइम पे होती नहीं है। अब इसमें बोला गया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट में दंगे होते हैं। इन चीज़ को द ग्रेट कोलकाता किलिंग भी कहते हैं। हज़ारों लोगों की जान गई, फिर धीरे धीरे करके इंडिया के बाकी जगह पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। पूरे इंडिया के अंदर लोग एक दूसरे को निकाल के काट रहे थे। और यह दंगे सिर्फ वह एक दिन की बात नहीं है, यह दंगे कंटिन्यूसली चलते रहे, लगातार चलते रहे, अगले 1 साल तक चलते रहे, और डेली 200 से 300 लोगों को मरने की खबर आती थी। शुरू में कांग्रेस ने जिन्ना कि इस डायरेक्ट एक्शन डे को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन ये जो डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने कराया था, इनकी वजह से कांग्रेस के हाथ से सारी चीज़ें निकल चुकी थी। लोग रोड पर आ गए थे, अब कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रहे थे। और कांग्रेस के पास दिक्कत यह थी कि दंगा रोकने के लिए वह खुद तो पावर में थी नहीं। अंग्रेज जो थे वो जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन लेके भागना चाहते थे, और दंगे तभी रुकेंगे जब इंडिया का पार्टीशन होगा। जिन्ना अपनी बात पे अड़े हुए थे कि वो पूरी मुस्लिम कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनको एक अलग पाकिस्तान चाहिए। जिन्ना जब कहते थे कि मैं इंडिया के सारे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव्स हूँ, तो कांग्रेस में कई सारे मुस्लिम लीडर्स थे, मौलाना अब्दुल कलाम, ये लोग कहते थे कि जिन्ना ये मजाक वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करें, फिर हम लोग घरों में जाके बैठ जाएं। अब देखिए, हो ये रहा था कि डेली लोग मर रहे थे। इंडिया में हर तरफ कम्युनल टेंशन्स बढ़ चुकी थी।
अब इससे निपटने के लिए एक ही सॉल्यूशन था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक एग्रीमेंट में आए, लेकिन दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। अब ये दोनों जल्दी से कोई डिसीजन ले। इससे निपटने के लिए यूके के जो पीएम थे, इन्होंने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में एक अनाउंसमेंट की कि बहुत हो गया, चाहे अब इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं ये एग्रीमेंट में आए चाहे ना आए, 30 जून 1948 को हम लोग पावर ट्रांसफ़र करके इंडिया से चले जाएंगे। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ भी हो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। उन्होंने यह उस समय यह कह दिया था, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं हम सबको इंडिपेंडेंट करके चले जाएंगे। इसको बेलकन प्लान भी बोलते हैं। इससे नेहरू जी और जिन्ना दोनों परेशान हो गए। नेहरू जी कह रहे थे कि कहाँ हम 2 देश बांटने की रेडी नहीं है, आप इतने सारे टुकड़े करने की बात कर रहे हो। जिन्ना जो थे वो भी 6 प्रोविंस को मिला करके एक पाकिस्तान बनाना चाहते थे। ऐसे ही पाकिस्तान के भी टुकड़े हो जाएंगे और हर स्टेट्स का जो लीडर होगा वो छोटे से छोटे स्टेट्स का हेड बन जाएगा। एक्चुअल में तो यही इनकी पीएम बनने की भी एस्पिरेशंस थी। और अंग्रेज ने ये जो डेट दी थी 30 जून 1948 की, अगर जिन्ना और नेहरू अड़े रहते, मानते नहीं, तो अंग्रेज यहाँ से चले जाते और इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। जगह जगह पे दंगे ऑलरेडी हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। जिन्ना की जिन एरिया में पकड़ थी वहाँ पे क्या होता, कितनी मारकाट होती, क्या सिचुएशंस होती, यह इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। तो जब अंग्रेज ने यह स्पेसिफिक डेट दे दी कि हम चले जाएंगे, तो नेहरू और जिन्ना दोनों सेम पेज पे आने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ से कांग्रेस जो थी, अब वो पार्टीशंस के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस स्टार्ट कर देती है। तो एक तरह से जिन्ना का ये जो प्लान था डायरेक्ट एक्शन डे का, यह काम किया और कांग्रेस को झुकना पड़ा, क्योंकि दंगे जो थे वो डे बाय डे बढ़ रहे थे। उस टाइम के कांग्रेस के प्रेसिडेंट कृपलानी जी ने कहा कि रेदर देन हैव ए बैटल वी शुड लेट देम हैव देयर पाकिस्तान। और 19 मार्च 1947 को नेहरू जी ने ये भी बोल दिया कि पार्टीशंस करना पड़ेगा। अब ये जो उस टाइम का इंडिया का वाइसरॉय था, यूके ने इनको भी हटा दिया कि इतने टाइम से इनको काम दिया गया था इंडिया के लीडरों से बात करके कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, और इन्होंने बहुत टाइम खराब कर दिया और अंग्रेज जो थे वो बहुत जल्दी करके निकलना चाह रहे थे। तो वेबल को हटा करके लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वाइसरॉय बना दिया गया। तुरंत भेजा जाता है काम को निपटाने के लिए। अब जब पाकिस्तान के डिस्कशंस देश के अंदर स्टार्ट होना चालू हुए, तो पंजाब के सिख और बंगाल के हिंदू परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि अगर पार्टीशंस में पंजाब और बंगाल पूरे पाकिस्तान को चला गया तो हम तो फंस जाएंगे, हम तो बिना कुछ किए ही माइनॉरिटी बन जाएंगे पाकिस्तान के अंदर जाके। तो ये लोग साफ मना कर रहे थे कि इसको पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। और जिन्ना जो थे इनको आराम से समझा करके पंजाब और बंगाल के वो पूरा लेने की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि पंजाब और बंगाल के सिख और हिंदू हैं, ये पाकिस्तान में आराम से रह सकते हैं, माइनॉरिटी बन के कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको लेके जिन्ना को क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि जिन्ना का कहना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इंडिया का बंटवारा करना होगा। लेकिन जब पंजाब और बंगाल की बात आ रही थी तो वहाँ पे हिंदू और सिख को अपने पाकिस्तान में रखने के लिए आराम से तैयार कर रहे थे। तो इसी चीज़ पे कहा गया कि जिन्ना को सिर्फ पावर से मतलब है, और ये बंटवारा भी किसी के राइट्स के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के हेड बनने के लिए कर रहे थे। और अब इसके बाद डेट आती है 3 जून 1947। तो बहुत ही डिटेल डिस्कशंस के बाद माउंटबेटन क्या करते हैं, इस डेट को इंडिया और पाकिस्तान को 2 अलग देश बनाने का एक प्लान पब्लिक करते हैं। इसे माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। इसमें माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग देश बना के दोनों देशों को डोमिनियन स्टेटस दिया। मतलब कि देश को आज़ादी तो मिल जाएगी, इंटरनल मैटर एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी गवर्नेंस होगी खुद से करी जाएगी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेंगे। ये चीज़ इसलिए की गई थी क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था उस टाइम पे, दंगा बहुत ज़्यादा हो रहा था, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी नहीं बना था, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके सेटअप करने में भी टाइम लगता। तो इसलिए यह डिसाइड हुआ कि जब तक दोनों कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक उन्हें एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। तो इसी वजह से जब ईयर 1950 में इंडिया का और 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाके दोनों देशों को पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंडर से हटाया गया। और इसके बाद ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसमें कहा गया कि पंजाब और बंगाल के केस में वोटिंग की जाएगी। मुस्लिम, हिंदू और सिख के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये अलग अलग वोटिंग कर लेंगे, और अगर हिंदू और सिख भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना तो पंजाब और बंगाल को भी 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। लेकिन जब वोटिंग हुई तो हिंदू और सिख जो थे उन्होंने पाकिस्तान के बजाय इंडिया के साथ रहना प्रीफर किया। तो इस केस में पंजाब और बंगाल को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद फाइनली जो पाकिस्तान था उसके अंडर में सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आज का जो खैबर पख्तून है, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल आ गया। बाकी जितना बचा वो सब इंडिया के पास गया। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने माउंटबेटन प्लान में ये था कि पुराने अंग्रेजों के साथ प्रिंसली स्टेट्स जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ये सब रद्द हो जाएंगे, और प्रिंसली स्टेट्स अगर चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ना या इंडिया के साथ जुड़ना या इंडिपेंडेंट रहना, ये पूरी तरीके से उनकी अपनी मर्जी है। और जब यह
पार्टीशंस हुआ तो जिस रेजिमेंट के अंदर मुस्लिम सोल्जर्स जो थे वो ज़्यादा थे, वो रेजिमेंट पाकिस्तान को दे दी गई, जैसे सिंध रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ये सारे रेजिमेंट जो थी वो पाकिस्तान के पास चले गई। बाकी इंडियन रेलवे, सिविल सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट्स और जो ब्रिटिशर्स का लॉन था वो भी इंडिया और पाकिस्तान से बराबर बराबर बांट दिया गया। यहाँ तक कि जो ऑफिस की टेबल चेयर, टाइपराइटर थी उसको भी आधा आधा बांट दिया गया। यह माउंटबेटन प्लान जब पब्लिक किया गया तो उसमें एक चीज़ और कही गई थी कि पहले जो डेट दी गई थी 30 जून 1948 की, उसको चेंज करके 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों को आज़ादी मिलेगी। ये डेट इसलिए रखी गई थी क्योंकि जापान ने इस डेट को अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था और माउंटबेटन जो थे उस टाइम साउथ ईस्ट एशिया में सुप्रीम कमांडर थे। तो ये डेट जो थी वो यादगार बनाना चाहते थे और बहुत क्लोज थी उनके, तो इसलिए उन्होंने ये डेट फिक्स करी थी। इसके बाद माउंटबेटन प्लान में ये कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो चेयरमैन है वो रेडक्लिफ होंगे और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ से जाएगा और किस किस जगह से जाएगा, यह कमेटी वो चीज़ फिक्स करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर राजा जी ने कहा था कि अच्छा हुआ कि आज़ादी की जो डेट है वो 30 जून 1948 से चेंज कर दी गई थी, क्योंकि अगर अंग्रेज अगले साल तक के लिए रुकते तो कोई पावर बचती ही नहीं जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता। इस पूरे माउंटबेटन प्लान को जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के नाम से बहुत ही जल्दबाजी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेके जाया गया और फिर जल्दी जल्दी डिस्कशंस करके इस बिल को यूके के पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास करके और फिर अगले दिन यूके के जो किंग थे उसमें साइन करा करके जो बिल था अब ये एक्ट बन जाता है जिसका नाम होता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी एक्ट के थ्रू हमें आज़ादी मिली थी। अब इसके तुरंत बाद जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनने के लिए कमीशन बना था, इसके चेयरमैन रेडक्लिफ इनको कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाओ और इसके लिए इनको सिर्फ 3 वीक का टाइम दिया गया था। ये जो रेडक्लिफ थे जिन्होंने बॉर्डर बनाने का काम दिया गया था, इनको इंडिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना तो कभी इससे पहले इंडिया आए थे और यहाँ तक इसको पंजाब एक्चुअल में पड़ता कहाँ पे है यह तक नहीं पता था। तो इनको इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो जियोग्राफी है जिसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंडिया के मैप को एक पेपर पर मंगवाया जहाँ बॉर्डर बनाना था, वहाँ से क्या किया, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का सारा डाटा मंगवाया, फिर एक एक डिस्ट्रिक्ट उठा करके इन्होंने हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया के हिसाब से बॉर्डर बनाते चले गए और ऐसे करके इन्होंने एक पेपर पे इंडिया को 2 टुकड़े कर दिए। और इसके बाद डेट आती है 14 अगस्त 1947। लेकिन अभी तक बॉर्डर कहाँ पे बनाया जाएगा ये चीज़ रेडक्लिफ ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं की थी, तो किसी को भी पता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट डे 15 अगस्त 1947 यानी कि टेक्निकली 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे के बाद इंडिया के और पाकिस्तान की आज़ादी डिक्लेयर होनी थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ नहीं मनाना चाहता था, वो अपनी आइडेंटिटी इंडिया से अलग रखना चाहता था। और इसके साथ साथ माउंटबेटन जो इंडिया के वाइसराय थे उसके लिए भी 15 अगस्त को कराची और दिल्ली में एक साथ आज़ादी की जो सेरेमनी थी उसको अटेंड करना एक चैलेंज था। तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी और जब ये चीज़ कर दी गई तो ब्रिटिश अथॉरिटी जो थी उन्होंने 14 अगस्त को ही पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस थी उसको अपने रिकॉर्ड में रखा और नेक्स्ट डे 15 अगस्त को The national flag, saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was proud, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। द इंडिपेंडेंस इंडिया के जो पहले गवर्नर थे वो माउंटबेटन को ही बनाया गया। इसलिए किया गया था क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे एसेट्स बचे हुए थे, उसका डिवीजन होना था और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्मूथली पावर ट्रांसफर होने की भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए न्यूट्रल आर्मी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए इंडिया ने फैसला लिया कि आज़ाद भारत के जो गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ही बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जिन्ना ने खुद को बनाया था गवर्नर जनरल। अब आज़ादी के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान का जो एक्चुअल बॉर्डर था रेडक्लिफ अपने अनाउंस कर देते हैं। अब उस टाइम पे इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं पहुंच रही थी, तो कई जगह पे तो ये हुआ कि लोग अपना काम कर रहे थे तो कोई आके जाकर बता जा रहा था अब ये इंडिया नहीं रहा, अब यह पाकिस्तान हो गया है। ये जो इस टाइम पे हर किसी के पावर लेने की जल्दी थी, किसी को पावर छोड़ जाने की जल्दी थी, इसकी वजह से जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई। जैसे कि अनाउंसमेंट होते ही बॉर्डर की तो बांग्लादेश के अंदर ये जो यहाँ पे रहने वाले हिंदू वो माइग्रेट होकर के जाना चालू कर देते हैं और वहाँ के जो मुस्लिम थे वो माइग्रेट होकर के यहाँ से जाना चालू कर देता है। ऐसे कि पंजाब की बात करें तो इस साइड लाखों सिख इधर माइग्रेट होना चालू कर देते हैं, ऐसे में मुस्लिम जो थे वो उधर माइग्रेट होना चालू कर देते हैं।
और इन दोनों एरिया में सबसे ज़्यादा कम्युनल टेंशन थी पहले। तो इस पूरे माइग्रेशंस में बहुत ज़्यादा मारकाट हुई। कई जगहों पे लाइन लगी होती थी, एक दूसरे को लोग कहते थे कि मेरा घर वहाँ पे है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम वहाँ पर जाकर रह लेना। इस तरीके के हालात हो गए थे। अब ये माइग्रेशन ऐसा नहीं था कि गाड़ियाँ आकर सबको बैठा के ले गई। इस माइग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल्स पे दंगे स्टार्ट होते हैं, औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं, ज़बरदस्ती होती है, लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, ट्रेनों में लाशें भर के भेजी जाती है। रातों रात लोगों को अपना घर छोड़ के भागना था और अपनी जान बचानी थी, और इसके बाद भी अपनी अच्छे खासे घर छोड़ के उसको रेफ्यूजी कैंप में जाना था। लोगों ने आपस में नफरत किस लेवल की थी, इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि पार्टीशंस हो चुका था, सॉल्यूशंस हो चुका था, अब किसी भी बात की कोई मतभेद नहीं था। उसके बाद भी 10 से 20 लाख लोग पार्टीशंस होने के बाद, सॉल्यूशन मिलने के बाद भी काट दिए गए। आज भी अगर आपको आपके आसपास कोई ऐसा परिवार होगा या आपके जानने में कोई ऐसा होगा जो पार्टीशंस के टाइम पे जो लोग के बच्चे होंगे, अभी अगर आप उनसे बात करोगे तो बताएंगे कि कितना खतरनाक था। कुछ ऐसे केस भी थे जहाँ 20-20 साल होने के बाद भी लोग रोते थे कि मुझे मेरे घर बॉर्डर के उस पार भेज दो, मुझे घर वापस जाना है। और उसमें बड़ी बात जिन्ना तो इस बंटवारे के लिए अड़े हुए थे। ये सब होने के बाद अगले ही साल उनको टीबी हो जाता है और उनसे उनकी डेथ हो जाती है। और फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तब इंडिया के जो डोमिनियन स्टेट्स थी वो हट जाता है और इंडिया को पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाती है। पाकिस्तान का जो डोमिनियन स्टेट था वो 23 मार्च 1956 को हटा था और पाकिस्तान की पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था। लेकिन आज की डेट तक लोग इस बंटवारे को भूले नहीं हैं। आज भी उनके दिल में जो उस टाइम पर हुआ था वो सारी चीज़ें रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।